तो कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करेंगे। सौगात मिल गई है लोगों को। अब इसे चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। अभी हमने अखिलेश यादव के ट्वीट का जिक्र भी किया था। निरंजन जी हमारे साथ जुड़े। निरंजन जी, मैं आपका फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। कई बार टाइमिंग को लेकर सवाल होते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह से अभी चल रहा है माहौल प्रचार प्रसार को लेकर और हर तरह से साधने की कोशिश हो रही है, इसका फायदा जो है वो मौजूदा पार्टी को मिलेगा, अगर सियासी पहलू देखिए, देखे तो? ऐसा है, मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा फायदा तो इसका जनता को मिलता है। ठीक है। क्योंकि जब भी सरकारें काम करती हैं तो उस काम का फायदा आम जनता को मिलता है। और आम जनता को मिलने से निश्चित रूप से काम करने वाले को फायदा मिलता ही है। तो वो जो सत्ताधारी दल जो भी काम करेगा वो निश्चित रूप से लाभान्वित होगा। मैं आपसे जो विनती कर रहा था वो ये कर रहा था कि उस समय सरकार जो अखिलेश जी की थी उसके अंदर भी कार्य हुए, ऐसा नहीं है नहीं कार्य हुए। लेकिन आज जो कार्य हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश को एक समझ लीजिए, एक वहां पे कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर पैदा हो गया है। आज जैसे आपने देखा होगा बिजनेस समिट के अंदर कितना बड़ा। और ये तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण, show. देखिए एयरपोर्ट की सौगात मिली और जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कि जो परिनिर्वाण, हम गौतम बुद्ध का जिक्र कर रहे हैं, भगवान बुद्ध का जिक्र कर रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि की बातें होती है। और इसे पर्यटन के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। 20% आबादी जो है या टूरिज्म को लेकर जो है, आप ये देखिए कि प्रभाव पड़ेगा। ये माना जा रहा है कि 20% का प्रभाव पड़ेगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें, होटल की बात करें हम, या टैक्सी चालकों जिनका जिक्र भी किया पीएम ने, इनकी बात करें तो सभी को रोजगार मिलेगा। परिनिर्वाण स्थली जो है पहुंचे प्रधानमंत्री, और हमारे सहयोगी राजीव जो है हमारे साथ लगातार वहां से तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट से रहे हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं और जो जानकारी अभी आई है वो ये है कि मेडिकल अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में अजंता गुफाओं के कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री, किया गया है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की भी सौगात मिलेगी और पूर्वांचल में खास तौर से इसकी सख्त जरूरत भी थी। और जो एक स्टाइल है प्रधानमंत्री का कि वो बहुत बारीकी से चीजों को देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं और उस बारे में सवाल भी करते हैं, तमाम तरह के सवाल करते हैं, तो वो भी आप देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो हमारे सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण आज का ये कार्यक्रम, और जो पेंटिंग्स हैं उनके जरिए भी आप बहुत कुछ देख पा रहे हैं। ऐसी मुद्राएं जहां पर तो ये बहुत ही दिलचस्प, आंख वाले मॉन्क, बौद्ध भिक्षु और साथ ही साथ वज्रपाणी और पद्मपाणी स्वरूप, जो कि भगवान बुद्ध के वैराग्य धारण करने से पहले के रूप में, राजकुमार के रूप में अब जो उनका स्वरूप था, इन सब का प्रदर्शन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इस समूचे आर्यावर्त से निकलकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार समूचे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया तक हुआ, उसका भी यहाँ पर एक शानदार अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The Prime Minister is taking keen interest in the murals, Ajanta murals, made by M.R. Pimpre, and he is inquiring about what is it about, and there are 3 sections of this exhibition. One Ajanta murals, and second is calligraphy, and calligraphy is done by Sikkim resident Jamyang Dorji Chakrashar, and he has done it in Bhoti language, mantras of Bhoti language. इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी के उस क्षेत्र का जहां पर वडनगर और गुजरात से संबंधित बौद्ध विहारों, चैत्य विहारों, स्तूपों और उत्खनन में प्राप्त बौद्ध धर्म के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। प्रोफेसर आलोक तिवारी, एएसआई से संबद्ध एडीजी, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के विभिन्न स्थानों में उत्खनन में प्राप्त हुए मुद्रांक, मूर्तियां और साथ ही साथ हाथी दांत से बने हुए चिन्ह, स्तूप, छत्र और बुद्ध। और अशोक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये आपको जानकारी दे दे कि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई तमाम आप पेंटिंग्स देखें, हम इसे प्रदर्शनी कहें, उनके जरिए उनके जीवन को समझने की कोशिश हो रही है। अशोक, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, आप हमारे दर्शकों को बारीकी से बताइए इसका महत्व जो है, क्योंकि जब कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे तो वो इसे देखें और समझें, इसके महत्व को बताइए।
जी बिल्कुल, आपको बताते चले बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है कुशीनगर, क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण पाना कहा जाता है। तो ये बौद्ध धर्म में सबसे पहले जहाँ उनका जन्म हुआ, उसके बाद जहाँ उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो सबसे अंतिम जो है स्थल है वो महापरिनिर्वाण स्थल, जो कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया था। तो ये बौद्ध धर्म में तो इसका खासा महत्व तो है ही, साथ ही जो विश्व के पर्यटक हैं वहाँ वो भी कुशीनगर घूमने के लिए आते हैं हर साल। तो धर्म के साथ साथ सांस्कृतिक जो महत्व है वो भी कुशीनगर का बहुत अधिक है। यहाँ जो अंग्रेजों द्वारा खुदाई में पाई गई थी लगभग 22 फीट की भगवान बुद्ध की शयन कक्ष की शयन मुद्रा की प्रतिमा है, तो वो भी अपने आप में खासा महत्व रखती है। हर साल लाखों बौद्ध भिक्षु और बौद्ध पर्यटक से सहित जो सैलानी घूमने आते हैं। तो जो विश्व के जितने भी देश हैं, लगभग 23 से अधिक देश हैं जो जहाँ की धर्म जो है बौद्ध धर्म प्रमुखता से माना जाता है, तो इन देशों से सबसे अधिक श्रद्धालु यहाँ घूमने के लिए आते हैं और भगवान बुद्ध का दर्शन करते हैं। और सबसे खास बात ये बताते चलें कि जो कई देश ऐसे हैं जिन्होंने कुशीनगर में अपने मंदिर भी स्थापित कर लिए हैं, वो मोनेस्ट्री स्थापित है, जहाँ वो श्रद्धालु थाईलैंड से, बर्मा से, कंबोडिया से, लाओस से, जापान से, श्रीलंका से और चाइना से, तो ये लोग आते हैं और अपने जो उनकी मोनेस्ट्री है, जो उनके मंदिर बनाए गए हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ से फिर भगवान बुद्ध का दर्शन करते हैं। तो कुल मिलाकर ये धार्मिक महत्व का तो स्थल है ही, उसके अलावा जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, अन्य देशों की संस्कृतियां हैं, उनमें भी खासा महत्व रखता है। आपको ताजा अपडेट देते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो ई कार्ट है, गाड़ी पे सवार होकर के भगवान बुद्ध मंदिर पे जा रहे हैं, जहाँ वो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की जो प्रतिमा है उसका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे और वहाँ चीवर दान भी करेंगे। जी। ये तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं और आपने जैसे कि जिक्र किया, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, एक बार हम अपने दर्शकों को जो है स्पष्ट कर दें कि महापरिनिर्वाण का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने भौतिक देह त्यागा, वो बाकायदा सारी चीज़ों को देख रहे थे। और महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि चाहे हम श्रीलंका की बात करें, जापान की बात करें, ताइवान की बात करें, दक्षिण कोरिया का जिक्र करें, चीन, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सीधा लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो उनकी आस्था है भगवान बुद्ध में, गौतम बुद्ध में, इस वजह से भी ये जरूरी हो जाता है। अशोक, अब जो आप देख रहे हैं वो हमारे दर्शकों को बताइएगा जरा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण स्थल का एक परिसर है, उस परिसर में आए हैं और उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन पे आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन किया है। और भगवान बुद्ध के जो अन्य बौद्ध भिक्षु थे, जो प्रमुख रूप से उसमें धार्मिक गुरु रहे हैं, उन गुरुओं के जीवन पे आधारित भी छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई है, जो उत्खनन में मिले हैं कई जगह, जैसे गुजरात में भी कुछ बौद्ध धर्म से संबंधित हस्तलिपियां और ऐसे कुछ उत्खनन में मिले थे, तो उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब जो कई केंद्रीय मंत्री थे, उनके साथ ई कार्ट जो बनाई गई है, विशेष 2 वाहन रखे गए थे, इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा गया था, इंतजाम किया गया था, उस पर सवार होकर भगवान बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण मूल स्थल है वहां गए हैं, जहां वो भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की जो प्रतिमा है उसका पूजन अर्चन करेंगे और फिर वहां चीवर दान करेंगे। यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ जो बौद्ध भिक्षु हैं, 5 बौद्ध भिक्षु होंगे, उनको चीवर दान करेंगे। तो ये कुल मिलाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मैं चीवर के बारे में भी आपसे पूछूंगी, चीवर की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ई रिक्शा में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री और वो जो पूरा एक कैंपस है उसका भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, लोकार्पण कर दिया उन्होंने एयरपोर्ट का, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, महापरिनिर्वाण स्थल स्तूप और मंदिर के पास आपने देखा उन्हें, वो गए भी यहाँ पर जो स्तूप स्थल है और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा बारीकी से जो बुद्धा हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, संघर्षों के बारे में और सारी चीजें उन्होंने वहाँ पर देखी। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर अशोक, यहाँ पर एक जनसभा भी होगी। जी बिल्कुल, यहाँ मुख्य मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है, बरवा फार्म है, वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसमें 180 करोड़ लागत की जो विकास की परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। जी
और अभी मैं चाहूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताते रहें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते होंगे या जो अचानक हमारे साथ जुड़े हों। अभी प्रधानमंत्री ई रिक्शा से आए और अभी वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मैं चाहूंगी आप और ये विश्व को सौरभ बताइए आप। और ये बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ई रिक्शा से बुद्ध मंदिर के नजदीक तक पहुंचे हैं और उसके बाद वह उतरे हैं और वहां पैदल चलकर वह भगवान बुद्ध मंदिर की जो सीढ़ियां हैं, क्योंकि ऊंचाई पे भगवान बुद्ध का मंदिर जहां वो शयन मुद्रा की प्रतिमा है, उस सीढ़ियों पे चढ़ के मंदिर के अंदर प्रवेश किए हैं और अंदर अब वो पूजन अर्चन कर रहे हैं। पूजन अर्चन का पूरा जिम्मा जो संस्कृति मंत्रालय है, पुरातत्व विभाग ने ले रखा है, जहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और जो उनके साथ केंद्रीय मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल आया था, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया है, अर्जुन मेघवाल जी हैं, ऐसे करके जो प्रतिनिधिमंडल आया था वो प्रतिनिधिमंडल अभी हम ये देख भी पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है अंदर दाखिल हो रहे हैं और उन्होंने अपने जो है देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम हो तो आप सबसे पहले उनकी पोशाक देखें। देखिए, पोशाक के जरिए भी एक शांति का संदेश जो है देने की कोशिश होती है और भगवान बुद्ध के बारे में कहा भी जाता है और बौद्ध भिक्षुओं का भी जिक्र करें। अब आगे आप हमें बताइए अशोक, उन्होंने एक मोमबत्ती जो है हाथ में ली है, पूजा का तरीका होता है ये आप हमें बताइएगा। जी, आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताते चले। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा में जो बौद्ध के भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है, उसमें मोमबत्ती जलाई जाती है और पुष्प जो खास पुष्प होते हैं, भगवान जीवन पे आधारित, से कमल का फूल हो या इस तरीके से जो पुष्प होते हैं उसको अर्पित किया जाता है। तो अब प्रधानमंत्री जी बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के अनुसार जो पूजा पद्धति है वो पूजा करेंगे और उसके बाद जो है जो पुरातत्व अवशेष है, जो अवशेष है उस समय खुदाई में मिले थे, अंग्रेजों के उसमें अंग्रेजों द्वारा की गई खुदाई में मिले थे, उन पुरातत्व अवशेषों का भी निरीक्षण करेंगे। तो ये एक खास बात है कि बौद्ध धर्म का जो सत्य अहिंसा जो मुख्य मार्ग है, इसीलिए शायद बौद्ध धर्म का जो ड्रेस कोड होता है वो अधिकांश बौद्ध भिक्षु या तो नारंगी पहनते हैं या तो सफेद पहनते हैं और जो यही मुख्य वजह है कि आज प्रधानमंत्री का जो पोशाक है वो पूरे तरीके सफेद है, क्योंकि शांति का संदेश देते हैं। भगवान बुद्ध शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाने की बात करते हैं। स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, हम देख भी पा रहे हैं कि पुष्प अर्पित कर रहे हैं। फिर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर तथागत ने चिर विश्राम के लिए जो स्थान चुना, इस स्थान का उत्खनन 1927 में हुआ। यहां पर 4.27 मीटर गहराई के ऊपर यह स्थित बौद्ध स्तूप है और जहां पर तकरीबन 6.10 मीटर 6 मीटर से बड़ी बुद्ध की प्रतिमा यहां पर उत्खनन में मिली। ये बलुआ पत्थर की प्रतिमा सुनहरे स्वर्णमयी प्रतिमा जैसी प्रतीत होती है और ये मंदिर का उत्खनन 1876 में कार्लाइल द्वारा किया गया और प्रदक्षिणा कर रहे हैं और इस समय बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, चीवर उस अंगवस्त्र को कहते हैं जो भिक्षु धारण करते हैं और इस समय सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से परम श्रद्धेय तथागत ईश्वर रूपधारी भगवान बुद्ध को चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, दिस इज अ ग्रेट ट्रेडिशन इन Buddha religion, and the Prime Minister is offering Chivardhan to Lord Buddha with the help of Buddha monks. हंददानी भिक्खवे आमंत्यामि वो वयद धम्म संखकारा अपमादेन संपादेशा। भगवान बुद्ध का यह अंतिम वचन है अपने भिक्षुओं के लिए, अपने शिष्यों के लिए। उन्होंने कहा कि हंदिदानी भिक्खवे आमंत्रानि वे, भिक्षुओं जो कुछ भी है वह मुझ में है। सभी संस्कार और कर्म नश्वर हैं और साथ ही साथ आप प्रमाद हटाकर अपने कार्य का संपादन करें। आप सभी विकारों से दूर होकर अपने कार्यों का संपादन करें। Yes, whatever is existing, whatever you see is happening is perishable and that will finish sometime. And you should avoid splurge
and you should avoid overacting and overjoying. राष्ट्र कल्याण की कामना के साथ भगवान तथागत के दर्शन कर रहे हैं। यहां पर प्रभु की 3 मुद्राएं बताई गई हैं। प्रथम मुद्रा जिसमें वो परिनिर्वाण मुद्रा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय परिनिर्वाण मुद्रा पर शीश नमन कर रहे हैं, श्रद्धावनत हैं, और साथ ही साथ यहां पर जो उनके पैरों में महापरिनिर्वाण से पूर्व धर्मचक्र का शुद्ध रूप से अंकित किए जाने का इस प्रस्तर शिला पर, इस प्रस्तर मूर्ति पर यहां पर अंकित किया गया है। और साथ ही साथ यहां पर चिंतन मुद्रा है, आगे जिसका दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अंततः प्रसन्न मुद्रा। और बेहद खूबसूरत तरीके से किसी कवि ने कहा है कि कुशीनगर के भग्न भवन में कैसे सोए हो बोलो, युग युग बीते तुम्हें जगाते, अब तो प्रिय आंखें खोलो। पत्थर के कारा में बंदी तुम नीरव निस्तब्ध पड़े, एक बार जागो फिर गौतम, हो जाओ अविलंब खड़े। For a very, very long time, you have been sleeping silently, and people are waiting for you to stand up and just awaken the world. We are waiting for you to stand up and preach us how to live, lead a simple life. That is, we are waiting for. और तथागत की परिनिर्वाण मुद्रा और चिंतन मुद्रा के बाद अब प्रसन्न मुद्रा का दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस प्रस्तर मूर्ति में ये तीनों मुद्राएं अंकित हैं। सिर के भाग से तथागत को देखने पर उनकी प्रसन्न मुद्रा दिखती है, मध्य भाग से उनकी चिंतन मुद्रा दिखती है, और पैरों के भाग से देखकर महापरिनिर्वाण मुद्रा दिखती है। For all these 3 postures, Mr. Modi is being briefed लगातार देख रहे हैं 3 मुद्राओं को जो है इस आप जो अभी देख पा रहे हैं गौतम बुद्ध को, और उसमें 3 मुद्राएं जो है दिखती हैं, जिसका जिक्र भी आप सुन भी रहे थे। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं। मनीष शुक्ला जी, ये माना जा रहा है कि अगर हम पूरे दिन के कार्यक्रम को देखें और बाकी मुल्कों से जो लोग आते हैं, ख़ास तौर से टूरिज्म के लिहाज से बहुत इजाफा होगा। अब मेरा सवाल ये कि सर कोई मास्टर प्लान है ताकि ये बातें ना रह जाएं, ये जो सुनने में हमें आज बहुत अच्छी लग रही है, ये जमीन पर आए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्पिरिचुअल टूरिज्म पे काम कर रही है। मैंने चर्चा के पहले दौर में भी इस बात की चर्चा की थी। जो बहुत सर्किट है, काशी में जो सारनाथ है, वहाँ से लेके कुशीनगर तक एक बहुत सर्किट बहुत पहले से आइडेंटिफाई था, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से सड़कों का और मूलभूत सुविधाओं का विकास किया गया है, आज वाराणसी में, अयोध्या में, प्रयाग में, मथुरा में, चित्रकूट में, तो एक सर्किट बनेगा स्पिरिचुअल टूरिज्म का। और ये केवल जो आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में बना है, उसका जो एक आकलन आया है कि लगभग 20% अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की वृद्धि होगी इसके केवल एक इस एयरपोर्ट के बनने के नाते से। स्थानीय स्तर पर रोजगार का भी सृजन होगा। तमाम उद्योग धंधे जो पर्यटन से जुड़े होते हैं, होटल्स व्यवसाय, टैक्सी टेम्पो व्यवसाय, जो खाने की जो चीज़ें बनती है और जो वहाँ का उद्योग है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इसके अतिरिक्त आज 2 और बड़े कार्यक्रम हैं। एक तो राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का निर्माण हो रहा है। वहाँ केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज ही नहीं, बल्कि 100 MBBS की सीटें इसी सत्र में 2021-22 में ही 100 MBBS की सीटें वहाँ बनेगी। और 500 बेड का वो हॉस्पिटल है जिसकी लागत 281.45 करोड़ रुपया है। और 180.66 करोड़ की 12 अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो एक कुशीनगर जो बहुत पिछड़ा इलाका था, बिहार से जुड़ा इलाका था, वहाँ इतनी गतिविधियों के संचालन से उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल के जो जिले हैं वो तो विकसित होंगे ही, वहाँ तो तमाम अवसर बढ़ेंगे ही, साथ साथ बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसको भी लाभ मिलेगा सभी दृष्टियों से। तो हमको लगता है समग्रता से अगर आप देखेंगे तो जो लाभ की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार भी आपको लगता है कि पूर्वांचल आपको लाभ देगा? ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, मैं उस पर कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन पूर्वांचल मेहरबान होगा इस बार भी? नहीं, देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में ये सवाल आपका वाजिब है और मुझे कोई आपत्ति नहीं उसका जवाब देने का।
लोकतंत्र में सरकारों का चुनाव इसीलिए होता है कि जो जनता के हित की चीजें हैं, जो जनता की उपयोग की चीजें हैं वो बने, विकास हो। और अगर कोई भी सरकार विकास करती है और जनता से जुड़े मुद्दों पर अगर वो आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से जब लोकतंत्र में परीक्षा का दिन आएगा तो उस परीक्षा के दिन में ये जो कॉपी भरी जाएगी उसका महत्व तो होगा ही होगा। तो मैं अगर आपको जल्दी बताऊं तो अयोध्या भी पूर्वांचल के ही अंतर्गत आता, भले अवध हो लेकिन वो पूर्वांचल से ही जुड़ा है। इधर वाराणसी केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कम से कम 22-23 जिलों का केंद्र था। मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि 26 मई 2014 के पहले यानी 2013 में जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ये कहा था कि देश का विकास तभी संभव है जब पश्चिम भारत की तरह से पूर्वी भारत का विकास हो। और पूर्वी भारत का मतलब ये पूर्वांचल का उत्तर प्रदेश और बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो इलाका है, और ये जो वाराणसी है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, ये उत्तर प्रदेश सहित बिहार के बड़े काफी जिलों को रिप्रेजेंट करता है। लोग दवा के लिए, तमाम खरीदारी के लिए, व्यवसाय के लिए वाराणसी और गोरखपुर को प्रिफर करते हैं। और ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से सीधे आवागमन स्थापित होगा। आज ही श्रीलंका का एक एरोप्लेन आके उतरा है यहाँ पर। तो हमको लगता है कि एक बड़ा कदम है पूर्वांचल के विकास की दृष्टिगत देखें तो। ठीक है अभिषेक राय जी, बीजेपी तो कम से कम इस तरह से अपनी उपलब्धियां गिना रही है और जनता के फैसले का जिक्र करिए, कॉपी भरने की बात वो करती नजर आती है। आपने मनीष शुक्ला को भी सुना। आप समाजवादी पार्टी की जब हम बात करते हैं फिर तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए। अगर 20% टूरिज्म बढ़ता है तो बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं अगर भगवान बुद्ध के बारे में जानने उनकी तीर्थ स्थली पर, तो ये तो स्वागत का कदम है। स्वागत नहीं करेंगे फिर आप? देखिए हमने सबसे पहले मैंने अपने पहले पार्ट में मैंने सबसे पहले बोला कि उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को बधाई है कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू किया हुआ काम था। हमारी स्टेट कैबिनेट ने उसके लिए बजट अनुमोदित किया। 3 अप्रैल 2016 को उसका भूमि पूजन किया, जिसके लिए अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से ट्वीट भी हुआ है। तो मैं वही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम तो देश की जनता, प्रदेश की जनता की उत्थान में हमेशा सहयोग देने को तैयार है, लेकिन ये विपक्ष को दमन करने की राजनीति नहीं अभिषेक जी आप क्योंकि आप सिर्फ एयरपोर्ट तक सिमटे हुए हैं। अगर मैं बीमारियों की बात करूं, अभी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल जाएगी पूर्वांचल में, कुछ नहीं, मैं सिर्फ इंसेफेलाइटिस या हाल फिलहाल के दिनों की अगर मैं बात करूं, डेंगू, मलेरिया, कितने मामले सामने आए। जो हमारा स्वास्थ्य महकमा बीमार है बहुत ज्यादा, जिस पर काम मौजूदा सरकार कर रही है। तो उस वाले पहलू पर भी तो आपसे सवाल होगा ना। अगर उस वाले पहलू पर मौजूदा सरकार काम कर रही है तो एप्रिसिएशन उसका नहीं होगा क्या? जवाब देना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। मैं उसी पहलू पे जवाब देना चाहता हूँ। प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैं उसी पहलू पे, जैसे मेडिकल कॉलेजेस की बात आपने कही, हाँ। 2017 में केंद्रीय मंत्री जी ने संसद में बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज है। 45 मेडिकल कॉलेज थे, उसमें से 27 प्राइवेट और 18 वो थे क्या कहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जी। और आज आप मुझे बता दें, आज वो हम एरिया 56 तक ले गए, जो अभी कुछ निर्माणाधीन है और कुछ अभी उसमें है, पाइपलाइन में है। वो भी काम हमारी सरकार ने शुरू किया। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे काम को आगे बढ़ा लो, आप स्टाफ रिक्रूटमेंट करो। आपके लिए चुनाव इतने जरूरी थे कि अप्रैल में आपने पंचायत चुनाव किया और लोगों को मरने दिया। जो शिक्षा मित्र मर गए, आपके मंत्री कहते हैं 3 लोगों की मृत्यु हुई, बाद में लिस्ट निकली तो 1600 लोग निकले। तो साहब आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो? आप अप्रैल में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचारजीवी बने हुए थे बंगाल में, और माननीय प्रधानमंत्री जी दीदी और दीदी खेल रहे थे। मुझे लगता है कि हमें आज के विषय पर बात करनी चाहिए। ऐसे तो फिर आप समाजवादी पार्टी को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, फिर अलग अलग पार्टियों को लेकर सवाल होंगे। नहीं सर, मैं इसका पूरा लेट मी कंप्लीट, मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ। सर मेरे पास और भी मेहमान है। निरंजन पोद्दार जी आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज आप अपनी बात ऐड कीजिएगा। नहीं सर, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है और मुझे सभी को वक्त देना है। निरंजन जी आप अपनी बात कहिएगा।
देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि भाई जिस सरकार का मुखिया का इकबाल ये इसके अंदर महत्वपूर्ण है कि जैसे अभी ये अभिषेक जी कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनकी बहुत अच्छी बात है। अखिलेश जी के समय में भी कुछ काम हुए, ऐसी बात नहीं है काम नहीं हुए, और अच्छे वाले काम हुए, लेकिन इनकी सरकार के अंदर यही निश्चित नहीं था कि कितने मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इनकी सरकार के अंदर आपने देखा होगा 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री सरकार चला रहे थे। और जहां पे ऐसा होता है वहीं पे ऐसा होगा कि 3300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को, एनएचआरएम उत्तर प्रदेश को अलॉट किए जाते हैं, और उसमें से 2300 करोड़ रुपए वापस चले जाते हैं, 5 साल के अंदर खर्च नहीं किए जा सकते। तो इसका क्या मतलब है, आप क्या इसको क्या समझेंगे? इसका कारण यही है कि भाई उस समय जो है राजनीति ज्यादा हावी थी, काम कम हावी था। और आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है, इसके अंदर आप देखेंगे कि तो उत्तर प्रदेश के अंदर केवल और केवल एक मुख्यमंत्री है, और केंद्र के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का इनको सहयोग मिल रहा है, क्योंकि जब दूसरी सरकार पर उसमें होती फिर है, एक और पहलू आता है, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, सेंटर और स्टेट में जब सेम पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो शायद कोऑर्डिनेशन इजी नहीं होता क्या? निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, और विश्वास भी एक दूसरे के प्रति ज्यादा होता है। आज हम देख लीजिए, जहां पे इतर सरकारें हैं, केंद्र से अलग सरकारें हैं, वहां पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो एक तो विश्वास की कमी है एक दूसरे के प्रति। दूसरी बात, वो अब जैसे दिल्ली को ही ले लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी भी चीज के लिए केंद्र को दोषारोपण करना चालू कर देते हैं, केंद्र जो है वो केजरीवाल जी के ऊपर डालना चालू कर देते हैं। तो इस चीज के अंदर आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर भी किस तरीके से जनता ने सफर किया, और उसके बाद में जब केंद्र और राज्य ने दोनों ने मिलकर के काम किया तो कैसे कैसे कोरोना पे कंट्रोल हो गया। निश्चित रूप से आज आप देखेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अपने राजनीतिक हितों के लिए केंद्र से टकराव रखती हैं। ऐसे टकराव के अंदर दोनों सरकारों का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, आपस में एक विश्वास की और कमी होती है। यही सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप भारतीय राजनीति को उठा कर देखिए, अगर दो सेम पार्टी नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। मनीष शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जीनत जी, मुझे अवसर दीजिएगा। कहें बिल्कुल। मैं आपने एक सवाल पूछा था अभी, हाँ, कि जब केंद्र और राज्य में सेम पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये नहीं होता। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी। 30 अगस्त 2016 तक प्रोजेक्ट भी नहीं सबमिट किया था अखिलेश यादव ने। मैं आपके पास आऊंगी। अशोक हमारे साथ जुड़े। अशोक, आगे बताइएगा आप। हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद हैं, ये हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभिधम्म दिवस, जो शरद पूर्णिमा का पवित्र दिन होता है, उस दिन पर आयोजित जो अभिधम्म दिवस कार्यक्रम है उसके मंच पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदे बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, और अब जो है वो जो बौद्ध भिक्षुआ हैं, कई देशों से लगभग 65 देशों के डेलीगेट्स हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, उनको संबोधित करेंगे। तो मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं, और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू सहित कई मंत्री मंच पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, और वो हम देख भी पा रहे हैं। और अब यहाँ से प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उनकी बात को खास तौर से सुना जाएगा, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मेहमान की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि बौद्ध भिक्षु जो हैं वो अलग अलग मुल्कों से आए भी हुए हैं, राजदूत आए हुए हैं अलग अलग मुल्कों के, और प्रधानमंत्री क्या कहेंगे वो हम आपको सुनाएंगे। बौद्ध भिक्षु के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी बौद्ध भिक्षु के जीवन में 4 जो प्रक्रियाएं हैं, चरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें उपोषित यानी उपवास रखने की जो प्रक्रिया है, साधना के उनका एक स्वरूप है, और महीने में 2 बार उपवास रखना प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के लिए और बौद्ध अनुयायी के लिए आवश्यक होता है, और इसीलिए उपोषित जो है वो पहला चरण है। दूसरा वर्षावास, क्योंकि वर्षा के ऋतु में, वर्षा के काल में 3 महीने तक ये व्यवस्था है, ये
जो प्रणाली है उसमें वर्षा ऋतु में 3 महीने तक एक ही स्थान पर वास करना और उस एक स्थान पर रहते हुए धर्म का चिंतन करना, अध्ययन करना और इस रूप में अपने आप को भविष्य के लिए नई एक ऊंचाई पर, नए चरण तक लेकर जाने की प्रक्रिया उस काल में वर्षावास में होती है, जब अलग अलग स्थलों पर भ्रमण नहीं किया जाता। बहुत सारे कारण हैं, व्यवहारिक कारण भी हैं, उसके आप जानते ही हैं। और वर्षा ऋतु के समापन के बाद यानी वर्षावास के बाद प्रवारण का समय होता है और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो चिवरदान का होता है, क्योंकि चिवरदान वर्ष में एक बार श्रद्धालु जो बौद्ध भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं वे किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और आज का अभिधम्म दिवस का अवसर तो बहुत ही विशेष है। तो ऐसे विशेष अवसर पर श्रद्धालु बौद्ध भिक्षुओं को बहुत ही श्रद्धा भाव से चिवर दान करते हैं, अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति और उनके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हैं। और आप स्वयं देख रहे हैं कि किस आस्था और किस श्रद्धा के भाव से माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहां मंच पर विराजमान सबसे पहले श्रीलंका से पधारे जो हमारे वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु हैं उनको चिरव दान कर रहे हैं और चिवर दान के साथ उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं और उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के संबंध इतने प्रगाढ़ घनिष्ठ हैं जो भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्वरूपों में एक प्रगाढ़ स्वरूप हम सबके सामने रखते हैं। और इसी रूप में अब श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करने के बाद, चिवरदान के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत के और अन्य जो बौद्ध भिक्षु, वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु यहां उपस्थित हैं, उनका इस समय वे चिवरदान करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति है क्योंकि ऐसे बौद्ध भिक्षु जिन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया है, अपनी साधना से, अपने चिंतन से, अपने अध्ययन से और अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से समाज का मार्गदर्शन किया है, समाज की खुशहाली के लिए हम सबको प्रेरणा दी है। ऐसे बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति तो हम सबका दायित्व है और इसी दायित्व की दायित्व का निर्वहन करने में माननीय प्रधानमंत्री, भारत देश के गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए पूरे देश के 130 करोड़ लोगों की श्रद्धा की अभिव्यक्ति इस माध्यम से, इस चिवरदान के माध्यम से हो रही है। ये देश विदेश से पधारे हमारे वरिष्ठ जो भी बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने अपने जीवन से, अपनी साधना से, अपने चिंतन से हजारों वर्ष पुरानी बौद्ध परंपरा को, बौद्ध धर्म को, बौद्ध चिंतन को, बौद्ध दर्शन को, जिसमें सबके लिए दया है, सबके लिए करुणा है, सेवा है, प्रेम है, ऐसा भाव जो भौगोलिक सीमाओं से परे इंसान को, मानव से जोड़ता है, उसी भाव की अभिव्यक्ति इस रूप में भी होती है। और ऐसे बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध अनुयायियों का, ऐसे वरिष्ठ बौद्ध संतों का सम्मान श्रद्धा भाव से माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं इस मंच पर उनके निकट जाकर, उनके पास जाकर कर रहे हैं। कुशीनगर की ये पावन स्थली अपने आप में भगवान बुद्ध के जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब उन्होंने यहां पहुंचकर अपना अंतिम संदेश दिया था और उस संदेश के बाद उन्होंने महान परिनिर्वाण को प्राप्त किया। नश्वर शरीर की एक सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन उनका चिंतन, उनका धर्म, उनके उपदेश हम सबके लिए मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री। मानव से जोड़ना, दया का भाव रखना, बेहद ही प्यारी ये बातें हैं। और जो अगर आपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा हो, उनका जो संदेश रहा हो, तो आप इसे बखूबी समझ सकते हैं। अशोक, अब आप हमारे दर्शकों को आगे का जो कार्यक्रम है वो भी बताइएगा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बौद्ध भिक्षु थे उनको चीवर दान किया है और अब वो कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद जो है कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विभिन्न देशों के डेलीगेट्स आए हैं, बौद्ध भिक्षु आए हैं, देश के कोने कोने से बौद्ध भिक्षु, लगभग 5000 बौद्ध भिक्षु हैं, उनको संबोधित करेंगे। जी, कि श्रीलंका, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर सहित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सीधे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो लोग हैं, जो भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं, जो यहाँ पर आएंगे, तकरीबन माना जा रहा है कि 20% इजाफा होगा। तो उसका खास तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।